हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो रहा है 27 तारीख को जो होने वाला है। आज 26 तारीख ही, तो 27 को जो मैथ होगा तो हम उसका सारा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। इससे ये वीडियो पूरा देख करके ही आपको एग्जाम में जाना है, ताकि आपको बहुत लाभ हो सके। आइए समझते हैं पहला सवाल से ही। ये एग्जाम पीटीओ और वो जो होता है दोनों के लिए ये लाभदायक है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। पहला सवाल है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या तो आपको पहचानना है। तो ऑप्शन है 84, फिर है 87, और दूसरा ऑप्शन है 91, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। इसमें बताना है कि अभाज्य संख्या कौन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन है? 84, 87, 91। अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो केवल एक और अपने आप से कटता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ जो देखने 84 में तो बहुत सारे अंकों से कटेगा। 19 या 87 19 से भी कटता है, 91 भी 13 से कटता है, 7 से कटता है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। इनमें से कोई नहीं होगा, वो आपको टिक कर करके आगे बढ़ जाना है। दूसरा नंबर सवाल में है कि 2 नंबर सवाल है कि a बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर, उसमें बताना है कि इसमें q क्या होता है। इसमें q क्या है, सॉरी, इसमें पूछा है कि b क्या होता है। तो ये इसमें क्या जानते हैं कि a जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल अब प्लस शेषफल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे a तो भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा b जो होगा वह भाजक होगा। ये b जो होगा वह भाजक होगा। तो शुरू में भाजक है, तो b का जो सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा, भाजक है। इसका सही आंसर होगा भाजक। अगला सवाल है, सह अभाज्य संख्या का युग्म खोजना है। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? आपको ये समझना है कि सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। जिसमें कोई भी गुणनखंड नहीं मिलेगा, हम उसको क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में सह अभाज्य संख्या आपको खोजना है, 4 और 6 में क्या ये सह अभाज्य संख्या है? फिर 14 है और 21 है, क्या यह सह अभाज्य संख्या है? या 15, 25 में ये सह अभाज्य संख्या है, या इनमें से कोई नहीं? ये बताना है कि कौन होगा सही। तो सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें कोई भी गुणनखंड नहीं मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, दुक्का में 4 भी आता है, 6 भी आता है। जब 4 और 6 आता है तो ये सह अभाज्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सतकाम आता है, पंचकाम 15 और 25 आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसको नोट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। आगे बढ़ते और अब हम सीखेंगे रोकना नहीं। अगला सवाल देखेंगे। एक सवाल ये है कि आपको ये देख करके ही जाना होगा। तो अगला सवाल जो है वो है कि बाई स्क्वायर प्लस 1 से जब भाग करके कर देंगे, बाई स्क्वायर प्लस 1 से भाग देना है बाई पावर 5 और माइनस 4 में, और तब इसमें बताना है कि क्या भागफल क्या आएगा। भागफल के बारे में चर्चा कर रहा है। तो भागफल का घात पूछ रहा है कि भागफल का घात क्या होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ बाई के पावर 2 है और ये बाई के पावर 5 है। तो हम बाई के पावर 2 में कितना से गुना करेंगे कि बाई के पावर 5 हो जाएगा। तो बाई के पावर 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा बाई के पावर 5। आप यहाँ बाई के पावर 3 लिखें तो आपको इसमें गुना भी कराना है, समझ रहे होंगे। तो इसमें गुना कराएंगे तो हो जाएगा बाई के पावर 3। अब क्या होता है, प्लस रहता है तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस बाई के पावर 3 और -4। फिर कितना से लगाएंगे, बाई के पावर -3 लाना है तो -22 लगेगा, तो हो जाएगा माइनस बाई के पावर 3 और प्लस -1, यहाँ हो जाएगा -1। तो फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो ये खत्म हो जाएगा। 4 में से गया तो -3। इसमें पूछ रहा था कि बाई का घात बताइए क्या होगा। तो बाई का घात क्या देख रहे हैं, ये जो बाई का पावर 3 है, वो बाई का पावर 3 अधिकतम घात बाई का कितना है। तो बाई का जो अधिकतम घात होगा वही आपका आंसर है। इसका अधिकतम घात जो होगा वो 3 है, यही इसका सही आंसर है।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल होगा शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। अगर आपसे कोई सवाल देकर के पूछे कि बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है और शून्यकों का योगफल, सारा हम बता रहे हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, ये 10 नंबर सवाल है। क्वेश्चन वेरी कर सकता है क्योंकि हर एक जिला में हर एक तरह से आ रहा है, कहीं पीटीओ ला रहा है, कहीं टर्न ओवर ला रहा है। तो आप तो समझदार हैं, समझते होंगे, आपको ये पूरा देख करके जाना है। इस तरह से सवाल आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। इसमें बताना है आपको कि शून्यकों का गुणनफल अगर कहें, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में समझ लीजिए। तो 6 का जो होगा, 6 को तोड़ करके 5 पुराना होता है, तो किस तरह से पुराएंगे, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर भी 0 होगा और x माइनस 3 बराबर भी 0 होगा। तो x का मान 2 आ जाएगा और x का मान 3 आ जाएगा। तो आपका इसमें 2 गो आंसर है। अगर यही अल्फा है, इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा का मान जो आया 2 आया और बीटा का जो मान आया वो 3 आया। शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए आपको इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं। शून्यकों का गुणनफल जो हो जाएगा, गुणनफल का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। आपको हम जानकारी के लिए बता दें, यह सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें जो होता है ए एक्स स्क्वायर में जो लगा रहेगा वह ए होगा और एक्स में जो लगा रहेगा वो बी होगा और ये सी हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल जो आएगा माइनस बी बटा ए करना है। माइनस बी बटा ए करेंगे तो इसमें करना है बी की जगह पर क्या हो जाएगा -5। जब -5 करेंगे तो हो जाएगा माइनस, फिर माइनस 2 बार करेंगे और उसके बाद ए का मान 1। तो इन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल यहाँ होता है। इस शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। तो सी बटा ए, सी कितना है, सी को गौर से समझेंगे, सी क्या है, सी तो 6 है तो हो जाएगा 6 बटा 1। आप गुना करके देख लेंगे, ये गुना करेंगे तो आपका वहाँ 6 ही आएगा। अगर शून्यकों का गुणनफल बोलेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा माइनस में बी बटा ए। अब माइनस बी क्या है, माइनस बी जो है वो -5 है। तो यहाँ माइनस और एक और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 बटा में 1। तो शून्यकों का गुणनफल अगर आपसे पूछे तो आप इस तरह से जवाब देंगे। इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल 6 होगा। आपको इस तरह से निकाल करके सोल्व कर देना। अगर योगफल पूछेगा, शून्यकों का योगफल, तो यहाँ शून्यकों का योगफल 5 हो जाएगा, ये योगफल लिखाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि शून्यकों का योगफल कहेगा तो कैसे करेंगे और गुणनफल करेगा तो कैसे करेंगे। अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल जो है वो लिखा हुआ है कि रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होता है। अगर आपसे पूछे रैखिक बहुपद की शून्यक संख्या, बहुपद की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कहेगा। एक कहेगा द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद उसको कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है कि 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें देख रहे हैं कि x के पावर अगर 1 रहेगा तो हम उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि x के पावर 2 हो जाएगा, जैसे में है 7x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0, तो इसमें अधिकतम घात 2 है तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जो रैखिक बहुपद होता है उसमें हलों की संख्या जो होगा वह होगा 1। हलों की संख्या कितना होता है, 1 होता है, या शून्यकों की संख्या भी 1 होता है। और इसमें जो द्विघात बहुपद में हलों की संख्या होगा वह हो जाएगा हलों की संख्या 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। द्विघात बहुपद के लिए बोल रहे हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। आपको यह याद रखना है। अगला सवाल बताते हैं। पूछा है कि 200 का अभाज्य गुणनखंड में, 200 का अभाज्य गुणनखंड में
अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है। 2 का घात क्या होगा, तो 2 का घात कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको इसको फैक्टराइज कर देना है। तो 2 से लगेगा 100 बार में, फिर 2 से लगेगा 50 बार में, फिर 2 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 200 इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 5। तो 2 का जो घात है वह कितना है, वह 3 है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात जो होगा वह 3 होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल देखेंगे। तो रैखिक बहुपद का जो आलेख कहेगा, अगर रैखिक बहुपद का आलेख कहेगा तो वो सीधी रेखा होता है। एक सीधी रेखा में रैखिक बहुपद का आलेख होता है। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो आलेख होता है जो होता है क्या, एक सीधी रेखा होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बंद करिए। अब आपको बताते हैं, लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कितने हल संभव है। तो इसका जो होगा वह अनंत हल हो जाएगा। इसका अनंत हल संभव है। अब हम आपको बताते हैं, एक सवाल है कि लिखा हुआ है 2x² माइनस 10x, 2x² माइनस 10x प्लस 6 का एक शून्यक बताना है। इसका शून्यक निकाल करके दिखाना है कि किस तरह से होगा। शून्यक कैसे निकालते हैं, इसको इसमें गुना कराएंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा। 12 को तोड़ करके 10 पुराना है। कैसे करेंगे, 12 को तोड़ कर करके 10 पुराना है तो 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ कैसे करेंगे, ये हो जाएगा। बंद करिए। तो अब हम एक सवाल बताते हैं, इसका द्विघात समीकरण को कहेगा शून्यक निकालने के लिए, तो आप किस तरह से निकालेंगे। सवाल ये है कि y² माइनस एक्स माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 12 को तोड़ करके आपको 1 पुराना है, तो किस तरह से पुराएंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 लगाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 को किस तरह से लिखेंगे, y² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 12 इक्वल टू क्या, 0। तो बाई कॉमन हो जाएगा। अरे यार, यहाँ बाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बाई होगा तो फिर इसमें भी बाई होगा, इसमें भी बाई होगा, रोकना नहीं है। ये बाई कॉमन हो जाएगा तो बाई माइनस 4, फिर प्लस 3 कॉमन हो जाएगा बाई माइनस 4। अब क्या करना है, एक बाहर में जो लिखे हैं उसको लिखना है, बाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एगो लिखना है बाई माइनस 4 इक्वल टू क्या, इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा बाई का मान -3, एगो हो जाएगा बाई का मान 4। तो इस तरह से आप शून्यक निकाल देंगे। तो यही शून्यक है, आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। अगर आपको से पूछे कि 2 बिंदुओं की दूरी किस तरह से निकालते हैं, तो वो समझिए, गौर से समझना है। जैसे में लिखा है 14 नंबर में कि 2 बिंदु दिया रहेगा, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए का निर्देशांक जो है 3, -5 दिया है और बी का जो निर्देशांक है वह -3, 3 है, -3, 3 है। इसके बीच में दूरी निकालना है। किस तरह से दूरी निकालते हैं, तो आपको दूरी सूत्र तो आता होगा। दूरी फार्मूला, इसको डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, √x2 का मान जो होगा वह इधर का हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -3 माइनस x1 क्या है, x1 आगे का, आगे वाला कहते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 कितना है, 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 3 है और y1 इतना है -5, तो y2 3 है, -2 बार करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, तो -3 -6 होगा, -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 5 3 8 होता है, तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 64। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा √100, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो इसका जो दूरी होगा वह 10 यूनिट होगा, अर्थात 10 इकाई होगा। आपको यह समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये सब्जेक्टिव आपको बनाना है।
अगर आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक बहुपद का मान दिया है और उस बहुपद का मान निकालना है। x बराबर -2 पर एक बहुपद का मान निकालना है। सीखिएगा किस तरह से निकालते हैं। लिखा हुआ है x बराबर -2 दिया हुआ है और दिया है कि इसको बताना है, इस पर मान 3x² प्लस 5x - 7 इसका मान बताना है। किस तरह से करते हैं गौर करिएगा। तो 3x² यहाँ जहाँ भी आप x देखेंगे वहाँ पुट कर देना है x का वैल्यू -2, तो आपका जो निकल करके आ जाएगा वो इसका मान आ जाएगा। x की जगह पर -2 भरेंगे तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5, x की जगह पर -2 भरेंगे फिर -7, -2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 5 से गुना करेंगे -2 में तो हो जाएगा -10 -7, तो 12 में से 10, 10 7 17 में से 12 घटेगा तो आ जाएगा -5। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वह आएगा -5। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, निर्देशांक से जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे हम आपको बताते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, तो इस तरह से कोई कोऑर्डिनेट होता है तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इस तरफ एक्स अक्ष होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको भुज के भी नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा भुज। ये होता है बाई एक्सिस, बाई अक्ष को कहते हैं कोटि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको कोटि के नाम से जानते हैं। तो एक्स अक्ष का मान जो होता है वह एक्स का मान कुछ होगा और बाई का मान 0 होगा अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, अगर कहेगा एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका मान बताइए, तो यहाँ हो जाएगा उसका x 0। अगर वाई अक्ष पर कह देगा तो हो जाएगा वाई और 0, 0 और y। तो इस तरह से आपको ये कर देना है। अगला सवाल है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अगर आपको त्रिज्या दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, तो वृत्त जो है तो इसको इस तरह से यहाँ से इसके बीच की दूरी जो होता है उसको कहते हैं, केंद्र से लेकर के ये परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा r, और ये r आपको दे दिया गया है 5 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुने 22, 25 गुने 50, 50 हो जाएगा 550 बटा में क्या 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 550 बटा में 7। अगर आपको ये सवाल आए तो आपको ये बता देना है। अगला सवाल है कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा, वृत्त की परिधि जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, दिख रहा है ना उसमें, और वृत्त की परिधि 2πr है, और वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास वो 2 त्रिज्या के बराबर होता है, तो हो जाएगा 2r, 2r से 2r कट जाएगा तो बचेगा π/1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा π/1। अब अगला सवाल समझेंगे। अगला जो आएगा उसको समझिए। मूल बिंदु को याद रखना है कि वह 0 0 होता है। अगला कह रहा है कि एक पहिया का जो व्यास है, इस तरह से एक पहिया है और इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास 7 सेंटीमीटर है। अगर किसी पहिए का व्यास 7 है तो उसका जो त्रिज्या होगा वह आधा होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। पूछ रहा है कि ये पहिया जब एक चक्कर काटेगी तो उसको कितना दूरी तय करेगा ये। तो एक चक्कर पहिया द्वारा जो दूरी होता है, पहिया द्वारा एक चक्कर में तय दूरी ये होता है 2πr। तो यहाँ भर देंगे 2πr, r के जगह पर आपको क्या भरेंगे, पाई की जगह पर 22/7 हो जाएगा, और r का जो मान होगा 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा
वह होगा 22 सेंटीमीटर या 22 मीटर, जो भी आपको दिया रहेगा यूनिट में, वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी इस तरह से निकालते हैं। अगर आपको पूछे, बंद है, करिए बंद। क्या, आइए हम समझते हैं। जैसे में ये कोऑर्डिनेट से एक सवाल आता है कि पूछता है कि किस चतुर्थांश में है। तो ये 4 कोऑर्डिनेट होता है। 4 कोऑर्डिनेट जैसे में एक पहला चतुर्थांश ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो इसमें किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आपको x का मान रख लेना है। x का मान 2 किधर होगा, प्लस में, तो इधर ये x अक्ष पर होगा, या इसको भुज भी कहते हैं। तो ये x अक्ष पर होगा तो x का मान कितना है, 2 है। मान लीजिए 1 और 2 यहाँ है, तो 2 इस बिंदु पर है। अब 5 कहाँ जाएगा, y का मान -5 है, तो y का मान जो -5 होता है वह नीचे की तरफ होता है। तो नीचे की तरफ कहीं y का मान 5 यहाँ होगा, माइनस में है तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो आएगा इस चतुर्थांश में आएगा, अर्थात ये चौथा चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है, चौथा में। तो आपको इसको चौथा मार कर करके आगे बढ़ जाना है। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो आप x² प्लस y² कर लेंगे, ये है। अब अगला सवाल समझते हैं। एक दिया है कि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त के चौथे भाग का आंसर निकाल करके सोल्व करना है। तो सीखिए, जैसे में कि चतुर्थांश किसको कहते हैं, ये वृत्त है, तो वृत्त का जो चौथा अंश होता है हम उसको चतुर्थांश कहते हैं। ये त्रिज्यखंड भी इसको कह सकते हैं। तो चतुर्थांश में जो कोण बनता है वह 90 डिग्री के बराबर बनता है। तो 90 डिग्री के बराबर जब बनेगा तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चतुर्थांश का। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है थीटा बटा में 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, थीटा तो यहाँ 90 बन रहा है, तो 90 बटा में 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा से काट देंगे इसको, तो 1/4 भाग में कटेगा, तो पाई आर स्क्वायर बटा का चौथा भाग जो होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें क्या दिया है कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि किसको कहते हैं। परिधि उसको कहते हैं जो किसी एरिया को कवर करता है, तो हम उसे परिधि के नाम से जानते हैं। तो ये चारों तरफ की जो लंबाई होगा वृत्त का, हम उसे क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि के नाम से जानते हैं। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। आर क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। ये जो देख रहे हैं ये वृत्त का त्रिज्या ही है। तो परिधि तो दिया हुआ था 88 सेंटीमीटर है। जब 88 सेंटीमीटर है तो पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। ये पाइथागोरस क्या बोलते हैं, आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। तो आप इसे 44 से आप इसे 2 बार में कर देंगे, 44 दूनी 88। तो आर का जो मान होगा वह हो जाएगा 7 दूनी 14। तो आर का मान हो गया, कैंसिया गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 14। अब इसमें आर का मान भर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 गुने पाई, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करना है तो 14 गुने 14। आप इसको सॉल्व करिए तो ये कट जाएगा, ये 7 चौक 28 हो रहा है, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। 11 गुने 14 कराएंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका सही आंसर है। अब हम अगला सवाल समझेंगे। बंद करिए। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल जो है, यह लिखा हुआ है 2 संख्या का योगफल 60 है, उसका अंतर 30 है, तो संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ क्या कैसे बनाते हैं, मान लेंगे, माना कि पहली संख्या जो है उसको x मान लेंगे। माना कि पहली संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या जो आपको मानना है वह मान लेना है y। दूसरी संख्या y। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आपको लिखना है और प्रश्न में जो कहता है वो करना है। प्रश्नानुसार में योगफल दिया हुआ है 60, तो x प्लस वाई बराबर 60 लिख लेना, लिख लिए। अब क्या करना है, अंतर दिया हुआ है -30, 30 है, यहाँ 30 लिख लेना। अब इसको बोलते हैं समीकरण 1 और इसको बोलते हैं समीकरण 2।
अब आपको समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करते हैं? अगर दोनों चिन्ह एक जैसा है तो आप कर देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 यहां तक दिख रहा है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, गौर से समझिएगा। तो इसको जब जोड़ना होगा तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई जो है आपका 60, x माइनस वाई बराबर क्या है 30 है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, और इधर भी जोड़ना है तो 60 और 30 क्या हो जाएगा 90, तो 2 से कट जाएगा ये 45, तो x का मान आपका जो आएगा वह 45 आ गया। जब x का मान 45 आ गया तो x का मान जब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। तो x का मान क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 60, और x का मान जो आया है 45 आया है, प्लस वाई बराबर की 60, तो y का जो मान आएगा 60 माइनस 45, 60 में से 45 घटाएंगे ये आएगा 15 डिग्री। ये 15 ही आपका क्या है, सही आंसर है। अब हम अगला सवाल समझेंगे, बंद करिए। अब हम सीखेंगे समीकरण को सॉल्व करने के लिए कि समीकरण किस तरह से सॉल्व करते हैं। ऐसे तो हम आपको बताए हैं, देखिए ये लिखा हुआ है समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर करके x और y का मान इसमें निकालना होता है। तो हल कैसे करेंगे, इसमें तो बराबर ही दिया हुआ है, तो बराबर जब दिया रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर क्या है 15, फिर क्या है 4x प्लस 3y बराबर 21। अब क्या है, अब इसको क्या करना है, घटाना है। जब घटाएंगे तो प्लस चिन्ह रहेगा तो वह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा खत्म, प्लस से माइनस। और 2x में से 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप कहेंगे गुरुजी लिखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 2x बचेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 15 में से 21 घटाएंगे तो 15 में से 21 घटाएंगे तो 6, माइनस से माइनस कट जाता है, प्लस से प्लस कटता है, प्याज से प्याज और आलू से आलू, तो 2 से क्या हो जाएगा 3 बार में अंक ये कट जाएगा। तो x का जो मान आया, x का मान आपका क्या आ गया, x बराबर आ गया 3। अब y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान निकालने के लिए x का मान कोई भी समीकरण में आपको रखना होगा, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 जो था 2x प्लस 3y बराबर 15, x का मान रखेंगे 3, तो 2 गुने 3 प्लस 3y बराबर 15, यहाँ से हो जाएगा 3y बराबर 15 में से ये 6 घट जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो आप बोलेंगे 9 आएगा, 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, तो y का जो मान आएगा वह 3 आएगा। इस तरह से x का जो मान आया वह 3 आया और y का मान जो आया वो भी 3 आया, x का मान 3, y का भी मान 3। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे कि मेरा आंसर सही है, x का जो मान आया आप यहाँ भर के देख लीजिए, x का मान 3 भरेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 2 6, x का y का भी मान 3 आया तो 3 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 9, तो 6 और 9 जोड़ करके आना चाहिए 15। अगर आ गया तो आपका आंसर सही है। साथियों हमने इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव बताने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख करके जाते हैं तो अधिकतर सवाल आप सॉल्व कर करके आएंगे। इसका अगर आपको पूरा सवाल का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारा सॉल्व कर करके टिक मार कर करके उसमें भेज दिया गया है। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।